चलिए। आज बच्चे नहीं आ रहे। मम्मी आज जगा दी हो या लल्लो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिनी। आज क्या तेरा हमारा भी स्टूडेंट कम से लगे हैं हर क्लास में। चलो बोलो, टॉपिक बताओ। टॉपिक क्या चल रहा है? क्वांटम फैक्टर। बढ़िया टॉपिक है। बस इसके बाद क्या रहेगा? आइडियल नॉन आइडियल और एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रह गया है। डिसोसिएशन एसोसिएशन। जल्दी जल्दी करा देती हूँ, ज्यादा खींच रही हूँ टाइम। चैप्टर थोड़ा स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है क्या? कर तो दी पीडीएफ सेंड रात को। पीडीएफ सेंड कर तो दी रात को, कल कर तो दी शाम को। कोई और भी है इस क्लास में मिनी के अलावा? और अगर मेरी वॉइस सुनने तो प्लीज मुझे चैट करिए। 12th मैथ में करी थी मैंने यार। चलो मैं देख लूंगी। हाँ मैंने सेंड करी है रात को पीडीएफ। चल हर्ष जैन, मुझे ये बता क्या टॉपिक चल रहा है, मुझे बताओ। हाँ मुझे पता है, मैंने कर दी मिनी। आप है ना ग्रुप को चेक करना। ग्रुप पे पीडीएफ मैंने कल डाल दी बेटा शाम को, है ना? तो आप उसमें से चेक कर लेना, ठीक है? अब मुझे बताओ टॉपिक क्या चल रहा है, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से। अब है ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। बताओ जल्दी क्या टॉपिक चल रहा है। मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या आज? नमित, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या?
आ रही है तो बोलो ना, जवाब दो ना। मैं जो पूछ रही हूँ उसका फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्लियर नहीं आ रही है? अब देखो, हाँ, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही है। वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है ना उज्जवल? ठीक है, चलो। हमारा टॉपिक कल अपन लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो था एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने इसके अंदर आप लोगों को? गुड मॉर्निंग बेटा चार्मी। चलो इधर देखो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में जो संबंध है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए और राउल्ट के लॉ को फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में जाकर के। ठीक है, अर्थात सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो जब अपन किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व या लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है उनकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों वैल्यू सेम आती है। और ऐसी ही कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ऐसे मॉलिक्यूलर वेट को नॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ठीक है, मुझे एक बात और बतानी है, मैं भूल जाऊंगी वरना अभी याद है तो मुझे सुन लो। हम लोगों ने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, नॉर्मल की बात करिए उज्जवल, ये अलग से बात चल रही है, इससे पहले इसको सुन लो क्योंकि मैं कई बार सोचती रही बताऊं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन बताना। हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है नॉर्मली। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले हम लोगों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी हम लोगों ने पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है कि आउट ऑफ दीज फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, इन चारों में से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है इन सब में से? ठीक है, तो सुनो, इन सब में से सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे बेस्ट मेथड कौन है हमारा? वो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का सबसे बेस्ट मेथड कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्यों है सबसे बेस्ट मेथड? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा हम लोग सॉल्यूट चाहे कितना भी बड़ा हो, मतलब प्रोटीन जो होता है ना, इवन प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड वगैरह जो है, मतलब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है उनके मॉलिक्यूलर वेट को भी हम बहुत आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से निकाल सकते हैं। अच्छी तरह से बुद्धि में उतार लो इस बात को। ठीक है, बाकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो रिमेनिंग तुम्हारी थ्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उनमें टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर तो कुछ होता ही नहीं है। एलिवेशन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डिप्रेशन में कम करते हैं, लोअरिंग में भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, परंतु ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर का कोई है ना झंझट नहीं है, मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर कैरी आउट हो जाता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छी तरह से बुद्धि में उतार लें इस चीज को। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब इन दीज फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट and with the help of this colligative property we even calculate the molar mass of the macromolecules। बड़े बड़े मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट भी हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अगली बात समझ, पेपर में कैसे भी पूछ सकता है, which method is used to determine the molar mass of macromolecules, या which is the best method, which method is used to determine the molar mass of protein, कार्बोहाइड्रेट, कैसे भी आ सकता है। तो अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, ये जो नोट्स में एक दो पाते हैं मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, पहले मुझे बताओ मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बात भूलनी नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ आ गया ना? अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? हमारा टॉपिक चल रहा था एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या चल रहा था? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहाँ सही करके गए मामा जी? है दिख ही ना रहा। चलो, क्या चल रहा था हमारा? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, बोर्ड बिल्कुल क्लियर चल रहा है ना? तुम्हें दिख रहा है ना? चलो,
क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसमें? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हमारा सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान समान आता है, ठीक है। तो जब समान आता है तो ऐसी स्थिति में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो सॉल्यूट का मोलर मास आता है उसे बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। इज इट क्लियर? परंतु यदि सॉल्यूट हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हो, कैसा हो बेटा? इलेक्ट्रल में समझा चुकी हूँ पूरा प्रतिमा। अगर हमारा सॉल्यूट क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट हो, तो यह बताओ, जैसे हम लोग उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मतलब थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग आएंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ में आई है ना ये बात? कल मैंने NaCl का एग्जांपल लेके समझाया था। अगर अपन थ्योरेटिकल वर्क करेंगे तो 20 मॉलिक्यूल थे, लेकिन अपन प्रैक्टिकली वर्क करके गए तो 20 मॉलिक्यूल थे 40 हो गए, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए ना। जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए सॉल्यूट के, तो बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मतलब किसी एक सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू अलग अलग आएगी, आ गई बात समझ में? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वैल्यू का अलग अलग आना ही एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? और जो मोलर मास आता है उसे एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने करी थी? वॉन्टॉप ने करी थी, और उसने एक फैक्टर दिया था जिसे वॉन्टॉप फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और वॉन्टॉप फैक्टर क्या होता है धर्मिष्ठा? वॉन्टॉप फैक्टर I इज इक्वल टू होता है बेटा ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला होता है वांटा फैक्टर का। वांटा फैक्टर इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन का काम कहाँ होता है? प्रैक्टिकली होता है। तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो मतलब किसी भी सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वांटा फैक्टर कहते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ सबको समझ में आ गया या नहीं आया? यहां तक मैं आपको कल पढ़ा चुकी थी, ठीक है। सबको समझ में क्या लिखा है फॉर्मूला भैया? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देख इधर आगे ऐसे लिख दो, तो वांटा फैक्टर इज इक्वल टू, देखो तुम तो मैथमेटिशियंस हो तो तुम्हारे साथ मुझे ज्यादा करनी पड़ती। आई इज इक्वल टू, बता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड की जगह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड अपॉन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल। का जो समझ में आया? आई बराबर समझ में आया भाई? फॉर्मूला क्या है उज्जवल? ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड ना लिख के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑब्जर्व्ड और रिलेटिव लोअरिंग थ्योरेटिकल। इज दैट क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है चलो। इज इक्वल टू, मैंने इसको 4 बार अलग अलग लिखना पड़ेगा। देख 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना प्रतिमा, हर्ष इधर देख, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो बेटा ये फॉर्मूला मुझे 4 बार लिखना पड़ेगा एक तरह से। तो देख आई बराबर रिलेटिव लोअरिंग के लिए लिख दिया, फिर आई बराबर लिखेंगे डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीवी थ्योरेटिकल। एक लिखेंगे आई बराबर डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल। सही है, ऐसे लिखना पड़ेगा। और एक बार लिखेंगे आई बराबर पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल। पहले बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं इस फॉर्मूले को 4 बार लिखती हूँ अलग अलग, तो ये मतलब चारों में LHS बराबर आएगा ना। अगर LHS इक्वल है तो बताओ RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो बताओ मैं अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिख दूं सारे फॉर्मूला, अपनी स्पेस बच जाएगी। समझ में आ गई बात? तो मैं ऐसे लिख दूं इज इक्वल टू डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीवी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल। पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है
आ गया समझ में? सबको समझ आ गया? अगर सबको समझ आ गया तो देखना, ठीक है रवि। अब यहां से अपन 4 इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ऑब्जर्व्ड की वैल्यू चाहिए। भाई प्रैक्टिकली वैल्यू तो चाहिए हम लोगों को, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हम कॉपी में से कर लेते हैं, तो हमें ऑब्जर्व्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जर्व की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब देखो, बोलो कैसे निकालोगे? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए ऑब्जर्व्ड निकालना है आपको। तो बोलो ऑब्जर्व्ड किसके बराबर होगा? आई इंटू थ्योरेटिकल के बराबर होगा। आई इंटू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए थ्योरेटिकल। समीकरण 1 समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? भाई इस फॉर्मूला से अपन 4 इक्वेशन बना लेते हैं ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू रिलेटिव लोअरिंग थ्योरेटिकल। डेल्टा टीबी ऑब्जर्व बराबर आई इंटू डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। मेरी बात समझ में आ गई? तो 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। सिमिलरली डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल। और पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू पाई थ्योरेटिकल। पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है। अब मेरे पास तो भैया जगह नहीं है, तो मैं तो रब कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो मैं समझ में आ गया है ना? ठीक है, भूल मत जाना। ये ऊपर का मिटा देती हूँ। चलो, हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोगों को थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू पता है। तो क्या लिखेंगे देख, एज वी नो, हम जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल होती है किसके बराबर? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पढ़ा रखा है ये, सबको मालूम है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। थ्योरेटिकल पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया मैंने? तो हम लोगों को थ्योरेटिकल वैल्यू पहले से पता है, नॉर्मल सीपी पता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से वैल्यू रख दो। क्या रखेंगे? बोलो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नॉट ए ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए ऑब्जर्व्ड किसके बराबर होगा? आई, मतलब वांटा फैक्टर मल्टीप्लाई विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गई बात? अगर आ गई तो लास्ट लाइन ऐसे लिख दूं, देन डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी इंटू पी नॉट ए। सारे बच्चे है ना, बताइए मैथमेटिशियन है ना, मुझे इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बताओ, पी नॉट ए तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होता है, और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल हमेशा सेम ही आएगा। सर पी नॉट ए तो कांस्टेंट होता है, जो चेंज होता है वो लोअरिंग में होती है, डेल्टा पी में होती है। आया समझ में? समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया? मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है, उसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन और क्वांटा फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। इज दैट क्लियर? सारे बच्चे इस तरह या तो लिख लेना है इसको, या फिर नोट कर लेना बाद में, वरना पीडीएफ में तो सेंड कर ही दूंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलो। चलो सेकंड बात पढ़ते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? सिंस डेल्टा टीवी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। पढ़ा है? बताओ, डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू क्या होता है? केबीएम। केबी क्या है यहाँ पर? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम बराबर होता है मोलैलिटी। देन फ्रॉम इक्वेशन टू समीकरण 2 से, बता समीकरण 2 से हमें ऑब्जर्व्ड की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई की जगह आई आ गया, और डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल की जगह आ गया केबी इंटू एम। आया समझ में नालायकों? सबको समझ में आ गया मैं जो बोल रही हूँ? सबको क्लियर है ये? हम लोग ऑब्जर्व्ड की वैल्यू निकालते आ रहे हैं, थ्योरेटिकल की हम लोग पढ़ के आए, इतने दिन से चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमने 2 निकाल ली। इसी प्रकार अपन लोग क्या जानते हैं? सिंस डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। देन फ्रॉम इक्वेशन 3,
डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, ये खत्म। और एक चीज और बस पाई रह गया है। पाई थ्योरेटिकल क्या होता है? सिंस पाई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू होता है सी आर टी। ठीक है, एन अपॉन वी होता है ना, एन अपॉन वी को अपन सी लिख देते हैं, सी बराबर कॉन्सेंट्रेशन। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। देखो, पहले बताओ सबको समझ में आ गया या नहीं आया? हो गया, समझ में आ गया सब लोगों को? चलो इधर देख, बताओ ये चार फॉर्मूला हमारे पास आए। डेल्टा पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू दिस, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व आई इंटू ये, और आई इंटू और आई इंटू। तो बताओ चारों फॉर्मूला से हम लोगों को क्या पता लगा कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान है वो वन हाफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वन हाफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो वन हाफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वन हाफ फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व है उनका मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? अभी मैं दो तीन वो कराता हूँ, पढ़ाऊंगी, एग्जाम्पल बताऊंगी, तुमसे ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बात और सुनो पहले। हम लोग ये जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आपने नोट कराओ, वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो, किसी ने कभी नोट कराओ, मैंने चार फॉर्मूले पढ़ाए थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकलवाने के। उन चारों फॉर्मूला को अगर आपके पास पीडीएफ हो या कॉपी हो तुम्हारी, तो उनको पलट के देख लो आप लोग अभी, तो आपको पता लग जाएगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देख लो आप लोग फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट अगर इधर साइड में तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे डिनोमिनेटर में आ रही होगी। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लो। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पी नॉट ए अपॉन डेल्टा पी कर देते हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें डेल्टा जो आता है आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वन अपॉन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी जो है वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, वहां डेल्टा टीएफ आएगा। मतलब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये। ठीक है, पन्ना पलट के देख लेना। अब तुम बताओ, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली है तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट के रेस्पेक्ट में आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। नहीं हो जाएगा ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इस फॉर्मूले को। आई बराबर क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आई की वैल्यू लिखनी है तो आई बराबर ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल आएगा, परंतु मॉलिक्यूलर वेट के रूप में लिखनी है तो थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड आएगा। कितना भी समझा लो, झाड़ झाड़ के बोलती हो, फिर भी गलत करके आते हैं नालायक कहीं के, क्योंकि पेपर में मॉलिक्यूलर वेट दे देता है वो और हमसे आई पूछता है। समझ में आ गई बात? तो मॉलिक्यूलर वेट में फॉर्मूला भैया इन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट में थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड है। आ गई बात समझ में? पहले बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, चलू मैं आगे।
चलिए, यदि कोई सॉल्यूशन है, यदि कोई सॉल्यूशन है और उसमें डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन अकर्स, यदि कोई सॉल्यूशन है और उसमें क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब समझते हो ना, पानी में डालते ही नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कब होता है, जैसे NaCl डाल दिया पानी में, या कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया है, या पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, ये K4FeCN6 डाल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि डिसोसिएशन टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन अकर्स हो रहा है किसके अंदर, इन सॉल्यूशन। मतलब डिसोसिएशन अगर होगा, तुम सारे बच्चे बताओ, तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल से ज्यादा होंगे कि कम होंगे, बताओ। सारे बच्चे है ना ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरी बात जाना सुनो और ना जवाब दो मुझे। यदि मान लो सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ बता डिसोसिएशन होने की कंडीशन में, जैसे NaCl लिया या KCl लिया या K4FeCN6 लिया, यह बता इस तरह का सॉल्यूट है तो पानी में डालते ही ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो पायल यह बता डिसोसिएशन के बाद मतलब तो इस तरह के सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। और बताओ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल अगर अलग अलग आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स जो है वो थ्योरेटिकल पार्टिकल से ज्यादा आएंगे। और अगर ऑब्जर्व्ड पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो सारे बच्चे बताओ आई की वैल्यू भी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। आई बराबर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड CP अपॉन थ्योरेटिकल CP। जब डिसोसिएशन होगा तो बताओ आई का मान 1 से ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर डिसोसिएशन होगा तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा। और अगर आई का मान ज्यादा होगा बेवकूफों, तो बताओ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात। देन डेल्टा P ऑब्जर्व्ड, डेल्टा TB ऑब्जर्व्ड, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड और डेल्टा पाई ऑब्जर्व्ड, सभी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज बहुत ज्यादा होगी। कब होगी, जब सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। समझ में आ गई बात। अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो इन सबकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सबकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहले बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुस रहा है। हर्षदेव चार्मी कहाँ है, हर्षदेव आज, हर्ष जैन, धर्मिष्ठा है, नेहा, प्रीति कुंतल कहाँ है, ये सारे बच्चे। समझ में आ गई बात। इधर देख, तेरे पास 2 कंपाउंडर वाला, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे जवाब दो जल्दी से। एक तो है तेरे पास NaCl, ठीक है, और एक है CaCl2। बता रहे, बता इन दोनों में से किस कंपाउंड के लिए, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ये 2 कंपाउंड है, इनमें से किसके लिए डेल्टा TB की वैल्यू ज्यादा आएगी, बोलो किसके लिए ज्यादा आएगी। चलो सुनो, NaCl जो होता है ना, इसका जो 1 मोल होता है वो 2 आयनों में टूटता है, Na+Cl-, ठीक है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड को अगर अपन डिकम्पोज करेंगे तो ये बनेगा Ca2++2Cl-, मतलब 1 मोल से 3 आयन बन रहे हैं। एक तो कैल्शियम का, 2 क्लोरीन के। समझ में आ रहा है बुद्धि क्यों। यहाँ पर 1 मोल से कितने आयन बन रहे हैं, 1 मोल से 2 आयन बन रहे हैं। यहाँ पर 1 मोल से 3 आयन बन रहे हैं। तो यहाँ बता, जब 3 आयन बन रहे हैं तो आयन ज्यादा बन रहे हैं ना। तो बता इसके लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसकी तुलना में ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, नहीं समझ में आया। और जब इसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा आएगी तो बता इन सबकी वैल्यू भी इसकी तुलना में ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपाउंड दे देगा 4-5 और कहेगा टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा TB, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात बुद्धि में रखना, जितने ज्यादा आयन आई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, और आई की वैल्यू जितनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा। समझ में आया नालायकों, सबको समझ में आ गया कि मैं जो बोल रही हूँ सबको समझ में आई बात कि नहीं आई।
डिसोसिएशन होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा आई का मान उतना ज्यादा आएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? पेपर में बहुत मतलब बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन। NaCl, CaCl2, तीसरा देते हैं तीन मतलब ऐसे कंपाउंड देते हैं, एक तो देंगे NaCl, एक देते हैं CaCl2, एक देते हैं K4FeCN6 और एक देते हैं सुक्रोज। और ऐसे करके बताते कि बता इन चारों कंपाउंड्स को जैसे अपन ने लिखा एलिवेशन ही ले रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। बढ़ते हुए क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटे सबसे कम का लिखो, फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा। बोलो सबसे कम एलिवेशन का मान किसके लिए होगा? सुक्रोज के लिए। बोलो सारे बच्चे सबसे कम वैल्यू किसके लिए होगी? सुक्रोज, ये पहला आएगा। इससे ज्यादा किसके लिए होगी? सुक्रोज, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है ना, तो इसके लिए सबसे कम होगी। उससे ज्यादा NaCl क्योंकि 2 आयन बनाएगा ये, तो इसके बाद 2 नंबर। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? कैल्शियम क्लोराइड, 3 आयन बनाएगा ये। तीसरे नंबर पे K4FeCN6 कितने बनाएगा? 4 आयन, तो पोटेशियम के बनेंगे और 1 आयन इसका बनेगा, तो 5 आयन बन गया ना, तो सबसे ज्यादा इसके लिए। आया समझ में? पहले बोलो सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़े। इधर देखो, अब बात दूसरी करते हैं। कौन सी? कि यदि मान लो एसोसिएशन हो जाए सॉल्यूशन में, ये तो हमने पहली बात करी कि डिसोसिएशन हो जाए, परंतु डिसोसिएशन की जगह अगर क्या हो जाए? एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। मतलब बाहर जब थे तो 2 मॉलिक्यूल थे थ्योरेटिकल, पानी में डालते वो 2 मिलके 1 बन गए। ठीक है, तो ये बता अगर एसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व्ड जो वैल्यूज है वो थ्योरेटिकल से कम हो जाएंगी। एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो ये बताओ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी। और आई की वैल्यू 1 से कम होगी तो डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड, डेल्टा टीवी सॉरी डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड, डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड और पाई ऑब्जर्व्ड, बताओ इन सबकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी इन सबकी वैल्यू। समझ में आ गई बात? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कौन है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल? कौन है री? एसोसिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ले लो, चाहे बेंजोइक एसिड ले लो, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो एसोसिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि कार्बोक जैसे एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो होता है ना CH3COOH, जब इसको पानी में डालते हैं मतलब बेंजीन में डालते हैं इसको, ठीक है, एसिटिक एसिड को क्या में डालते हैं? हाँ, बेंजीन में। एसिटिक एसिड ले लिया हम लोगों ने या बेंजोइक एसिड ले लिया, मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे। तो ये जो एसिड होते हैं, या फॉर्मिक एसिड आ गया, फॉर्मिक एसिड क्या होगा? HCOOH है ना, फॉर्मिक एसिड। ये सारे एसिड बेटा जब इन एसिड्स को बेंजीन में डाला जाता है ना, बेंजीन में, तो ये डाइमर के रूप में पाए जाते हैं। डाइमर का मतलब होता है द्विलक, द्विलक का मतलब होता है 2 यूनिट आपस में जुड़ करके मिलती है। आ गई बात समझ में? हम लोगों को बाहर एसिटिक एसिड दिखेगा तो हमारे दिमाग में एक ही मॉलिक्यूल है, परंतु बेटा जब हम इनको लैब में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनका एक मॉलिक्यूल फ्री नहीं मिलता, हमेशा इनके 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके मिलते हैं सॉल्यूशन में। आ गई बात समझ? अब बताओ 2 मॉलिक्यूल जुड़कर मिलेंगे, बाहर की बात हुई, बाहर देखा तो 2 मॉलिक्यूल थे, अंदर जाके होता 2 मिलकर 1 हो गया ना। ठीक है, कैसे जुड़ जाते हैं इधर देख, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ही ले लिया अपन ने, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ये रहा CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3C डबल बॉन्ड O, और ऐसा रहेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए। ये 2 मॉलिक्यूल काय के रूप में काय से जुड़ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए। और किस फॉर्म में पाया जाता है? ये डाइमर के रूप में पाया जाता है इन बेंजीन, मतलब बेंजीन में डिसॉल्व कर दें
तो इकाई में मिलेगा, डाइमर के रूप में पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब बताओ, डाइमर के रूप में मिलेगा, बताओगे डाइमर के रूप में मिलेगा तो यहाँ बताओ, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, आई की वैल्यू एक से कम हो जाएगी। पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कल देखो, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारा चैप्टर खत्म कराने की। कल आइडियल नॉन आइडियल खत्म करा दूंगी। पता कैसे? और ये याद करना है, ये याद करना है उज्जवल, क्योंकि एसोसिएशन का यही एक एग्जाम्पल है। जितने भी एसिड होते हैं ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे डाइमर के रूप में पाए जाते हैं, और स्पेशली बेंजीन में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी अगर आपके पास हो तो एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर लाइन लिखी हुई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा आपके पास एसोसिएशन के केस में, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, 2-3 साल पहले बोर्ड में एक एग्जाम्पल आया था, एक क्वेश्चन आया था इसके लिए। मतलब क्या नाम है, मेरे को अच्छी तरह क्वेश्चन याद नहीं है। उसमें ये दे रखा था कि जो एसिडिक एसिड है, ठीक है, उसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था जो भी है, और ये बता रखा था इट फॉर्म्स डाइमर इन द बेंजीन, और बेंजीन में ही डाइमर बनाता है। देन कैलकुलेट द क्या नाम था, देन कैलकुलेट द वांडा फैक्टर। तो वांडा फैक्टर का मान निकालना था, ठीक है? एक बात बताओ, क्या नाम है सारे बच्चे, तुम मुझे बताओ, अगर मैं केवल कुछ नहीं दूं और ये बता दूं कि ये एसिडिक एसिड है और ये बेंजीन में डाइमर के रूप में पाया जाता है, इसके लिए आई कैलकुलेट करो, क्या आप इसके लिए आई की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, आई की वैल्यू एक से ज्यादा, एक से कम नहीं बोल रही मैं उज्जवल। मैंने तुम्हें, हर्षदेव मेरी बात सुन, मैंने तुझसे कहा एसिटिक एसिड इज फाउंड एज अ डाइमर इन बेंजीन, बेंजीन में डाइमर के रूप में पाया जाता है, ठीक है? देन कैलकुलेट द वांटा फैक्टर फॉर दिस। तो इसके लिए आई की वैल्यू निकालो, मतलब वांटा फैक्टर निकालो। क्या आप इसके लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह? सुनो, वांटा फैक्टर क्या होता है बेवकूफो? वांटा फैक्टर होता है, मतलब एक ही उस पर चलते हो धुन पे, कोई भी चीज चेंज कर देंगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। इधर देखो, वांटा फैक्टर पूछ रहा है ना, इतना घबरा काय हो रहे हो? वांटा फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, बोल फॉर्मूला क्या होता है? बराबर ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी, यही होता है। तो अगर उसको वांटा फैक्टर निकलवाना है तो उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी चाहिए थी, परंतु उसने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं दी, तो मतलब ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अरे तो ये नहीं लगेगा तो क्या, वही फॉर्मूला और है ना, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट निकालना कोई हमें सिखाएगा थोड़ी, हमें आता तो है। नहीं आया समझ में? बताओ सारे बच्चे, थ्योरेटिकल बताओ, थ्योरेटिकली जो है एसिडिक एसिड दो मॉलिक्यूल मिलकर मिलते हैं या एक मॉलिक्यूल अकेला रहता है? थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली पाया जाता है, और एक मॉलिक्यूल ये